आज की हमारी चर्चा का विषय है आहार, यानी हमारा भोजन। लेकिन हम इसे सिर्फ डाइट चार्ट या कैलोरी काउंट के नज़रिए से नहीं देखेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे हमें हजारों साल पीछे ले जाते हैं आयुर्वेद की दुनिया में। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वो प्राचीन ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इसे सिर्फ किताबी ज्ञान की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह समझेंगे। आयुर्वेद भोजन को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं मानता, वो इसे जीवन का आधार मानता है। स्रोतों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो इसकी नींव रखता है। त्रया उपस्तंभ इति आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्य इति। त्रया उपस्तंभा, इसका मतलब है जीवन के 3 स्तंभ या सहारे, है ना? जी हाँ। आहार, नींद और एक अनुशासित जीवन शैली। कमाल है, मतलब खाना उतना ही जरूरी है जितना कि सोना। हम अक्सर खाने को बस एक काम की तरह निपटा देते हैं। सही पकड़ा आपने। यही आयुर्वेद का मूल दृष्टिकोण है। ये तीनों स्तंभ मिलकर शरीर को थामे रहते हैं। अगर एक भी कमजोर हुआ तो पूरी इमारत टगमगा जाती है। स्रोत कहते हैं कि हार ही देह धातु बनाता है, यानी हमारे शरीर के टिश्यूज। यही ओजस यानी हमारी वाइटैलिटी और इम्यूनिटी, बल यानी ताकत, और वर्ण यानी हमारी त्वचा की चमक का स्रोत है। तो ये सिर्फ ईंधन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो कच्चा माल है जिससे हमारा पूरा अस्तित्व बनता है। मैं ये हमेशा से सोचती आई हूँ कि जैसा अन्न वैसा मन, ये सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? ये सिर्फ कहावत नहीं, ये आयुर्वेद का एक केंद्रीय सिद्धांत है। भोजन को 3 गुणों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। अच्छा। सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां, अनाज, ये सब मन में शांति, स्पष्टता और संतुलन लाते हैं। और राजसिक? राजसिक भोजन जैसे बहुत मसालेदार या तला हुआ खाना, वो मन में बेचैनी और इच्छाएं पैदा करता है। और तामसिक भोजन जैसे बासी या प्रोसेस्ड खाना मन में आलस और जड़ता लाता है। और आज का विज्ञान भी तो कुछ ऐसा ही कहता है ना, गट ब्रेन एक्सिस के बारे में, कि हमारा पेट और हमारा दिमाग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। गट ब्रेन एक्सिस एक तरह से इसी प्राचीन ज्ञान की वैज्ञानिक पुष्टि है। हमारे पेट में जो माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारे मूड और हमारे सोचने की क्षमता को सीधे प्रभावित करते हैं। तो जो बात हजारों साल पहले अनुभव से कही गई थी, आज विज्ञान उसे मॉलिक्यूलर लेवल पर साबित कर रहा है। ये तो साफ है कि आयुर्वेद भोजन को सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं मानता। लेकिन अगर ये इतना जरूरी है, तो क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए? क्या कोई प्राचीन फूड गाइड जैसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोतों में 12 आहार वर्ग का वर्णन है, जो भोजन को उसके स्रोत के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। 12? जी। जैसे धान्य वर्ग में अनाज, शाक वर्ग में सब्जियां, फल वर्ग में फल, मांस वर्ग में मांस, और भी कई। ये एक बहुत ही विस्तृत वर्गीकरण है, लेकिन इससे भी ज्यादा सूक्ष्म और दिलचस्प है षड्रस की अवधारणा। षड्रस यानी 6 स्वाद। जी। आयुर्वेद कहता है कि एक संपूर्ण भोजन वो है जिसमें सभी 6 रस शामिल हों: मधुर, मीठा, अम्ल, खट्टा, लवण, नमकीन, कटु, तीखा, तिक्त, कड़वा और कषाय, कसैला। हर रस का शरीर पर एक खास असर होता है, और ये मिलकर शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त और कफ को संतुलित करते हैं। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ आयुर्वेद का ये समग्र दृष्टिकोण है जो स्वाद पर आधारित है, और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान है जो भोजन को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन्स, मिनरल्स में बांटता है। क्या इन दोनों में कोई तालमेल है? ये कमाल की बात है। हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या लैब के सिर्फ अनुभव और स्वाद के आधार पर एक ऐसा सिस्टम बना दिया गया जो उसी नतीजे पे पहुंचता है जहां आज का मॉलिक्यूलर साइंस पहुंच रहा है। वाह! यह हमें बताता है कि शरीर को समझने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है: संतुलन। स्वाद सिर्फ जीभ का अनुभव नहीं, बल्कि शरीर का एक तरह का बायोफीडबैक सिस्टम है जो बताता है कि उसे क्या मिल रहा है। दोनों का लक्ष्य एक ही है: शरीर में संतुलन स्थापित करना। बिल्कुल। मतलब हमारी थाली में अगर ये 6 स्वाद मौजूद हैं, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि हमें जरूरी पोषक तत्व भी मिल ही जाएंगे। ये तो एक बहुत ही सहज तरीका है। बिल्कुल। मीठे और नमकीन स्वाद शरीर को बनाने का काम करते हैं, तो कड़वे और कसैले स्वाद शरीर के सफाई और डिटॉक्स में मदद करते हैं।
हर स्वाद की अपनी भूमिका है। ठीक है, तो हमने क्यों और क्या समझ लिया, लेकिन स्रोतों का एक हिस्सा कैसे खाएं इस पर बहुत जोर देता है। मुझे लगता है आज की दुनिया में सबसे ज्यादा गड़बड़ यही होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आयुर्वेद में अष्ट आहार विधि विशेष आयतनानी का वर्णन है। अष्ट आहार विधि विशेष आयतनानी यानी भोजन करने के 8 नियम। जी, ये सिर्फ पोषण विज्ञान नहीं बल्कि भोजन करने की कला है। और ये नियम इस बात पर जोर देते हैं कि क्या खाने से ज्यादा जरूरी कैसे खाना है। जी हाँ। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के भाग-दौड़ वाली जिंदगी में ये कितना प्रैक्टिकल है? क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच नहीं रह गई है? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन अगर हम इन 8 नियमों को देखें तो ये असल में बहुत सहज और व्यावहारिक हैं। जैसे पहला नियम है प्रकृति, यानी भोजन का स्वाभाविक गुण। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा भोजन पचने में हल्का है और कौन सा भारी। जैसे मूंग दाल हल्की है और उड़द दाल भारी। बिल्कुल। दूसरा है करण, यानी बनाने की प्रक्रिया। एक ही सब्जी को उबालने और तलने से उसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। और एक संयोग भी है, यानी फूड कॉम्बिनेशन। यहीं पर विरुद्ध आहार की बात आती है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। जैसे दूध के साथ मछली या फलों के साथ दही नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क है अग्नि, यानी हमारी पाचन शक्ति। कुछ खाद्य पदार्थ जब साथ में खाए जाते हैं तो वे हमारी पाचन अग्नि को मंद कर देते हैं, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं और शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनते हैं। मेरे एक मित्र हैं जो हमेशा हेल्दी स्मूदी पीते थे, दूध, केला और स्ट्रॉबेरी, लेकिन उन्हें हमेशा पाचन की समस्या रहती थी। अच्छा। आयुर्वेद के अनुसार फल और दूध का संयोग अग्नि को मंद करता है। जैसे ही उन्होंने ये बदला, उनकी समस्या दूर हो गई। ये छोटे छोटे संयोग ही बड़ा फर्क लाते हैं। और इन 8 नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है उपयोक्ता, यानी खाने वाला व्यक्ति। उपयोक्ता। इसका मतलब है कि कोई भी डाइट सबके लिए अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। एक ही भोजन एक व्यक्ति के लिए अमृत हो सकता है और दूसरे के लिए विष। ये व्यक्ति की अपनी प्रकृति, उसकी पाचन शक्ति, उसकी उम्र और मौसम पर निर्भर करता है। यही व्यक्तिगत पोषण का मूल सिद्धांत है। इसी में एक बहुत ही सुंदर और सरल नियम का भी उल्लेख है, तन मना भुंजीत। इसका मतलब है पूरे ध्यान के साथ भोजन करना। आज जिसे हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, ये वही प्राचीन ज्ञान है। हाँ, बिना टीवी, बिना मोबाइल, सिर्फ अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करना। हाँ, क्योंकि जब हम ध्यान से खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है, हमारे शरीर से पाचक रस सही मात्रा में निकलते हैं और हम अपने शरीर के संकेतों को बेहतर समझ पाते हैं कि कब पेट भर गया है। इससे हम जरूरत से ज्यादा खाने से बच जाते हैं। ठीक है, तो अब हम गलतियों पर आते हैं। मैं मानती हूं कि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही सही पर बहुत सी गलतियां करते हैं। स्रोत इन गलतियों और उनके परिणामों के बारे में क्या बताते हैं? देखिए, स्रोत पथ्य यानी हितकर और अपथ्य यानी अहितकर भोजन के बीच अंतर तो बताते ही हैं, लेकिन खाने की 3 बहुत बड़ी आदतों पर चेतावनी भी देते हैं। पहली है समशन। समशन? इसका मतलब है हितकर और अहितकर भोजन को एक साथ मिलाकर खाना। उदाहरण के लिए, एक पौष्टिक सलाद खाना और उसके तुरंत बाद एक तला हुआ प्रोसेस्ड स्नैक खा लेना। ये शरीर में भ्रम पैदा करता है। पाचन तंत्र समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है। अच्छा, और दूसरी गलती है अध्यशन। इसका मतलब है पिछला भोजन पचने से पहले ही दोबारा खा लेना। ये हमारी लगातार स्नैकिंग करने की आदत से बिल्कुल मेल खाता है, खासकर जब हम घर से काम कर रहे होते हैं। हम अपनी पाचन अग्नि को आराम करने का समय ही नहीं देते। और तीसरी और सबसे आम गलती है विस्माशन। विस्माशन यानी अनियमित समय पर या अनियमित मात्रा में खाना। कभी सुबह का नाश्ता छोड़ दिया तो कभी रात में बहुत ज्यादा खा लिया, या फिर रोज अलग अलग समय पर खाना। इससे बॉडी की पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब जैविक घड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ओके, तो मैं मानती हूँ कि मैं इनमें से कम 2 गलतियां तो नियमित रूप से करती हूँ। अब सवाल ये है कि इन आदतों का शरीर पर असल में क्या असर होता है? स्रोत कहते हैं कि ये आदतें 2 तरह की बीमारियों को जन्म देती हैं। पहली है संतर्पण जन्य व्याधि। संतर्पण जन्य यानी अधिक या गलत पोषण से होने वाले रोग। इसमें मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग जैसी बीमारियां आती हैं, जिन्हें आज हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। शरीर पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालने का ये नतीजा है। और दूसरी तरह की बीमारियां? दूसरी हैं अपतर्पण जन्य व्याधि, यानी कुपोषण से होने वाले रोग। अच्छा।
इसमें कमजोरी, खून की कमी और इम्यूनिटी का कमजोर होना शामिल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ही समस्याएं, अतिपोषण और कुपोषण, एक ही समाज में, कभी-कभी एक ही घर में एक साथ मौजूद हो सकती हैं। ये तो हमारे पूरे भोजन प्रणाली के असंतुलन को दिखाता है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा में हमने आहार की एक पूरी यात्रा तय की, जीवन के स्तंभ के रूप में उसके महत्व को समझने से लेकर उसे वर्गीकृत करने, खाने की कला सीखने और गलतियों के परिणामों को जानने तक। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक दर्शन है जो हमें भोजन को सम्मान देना सिखाता है। बिल्कुल। और अंत में स्रोतों ने बार बार उपयोक्ता यानी खाने वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया है। आज जब हम सामान्य डाइट प्लान और कैलोरी काउंटिंग के पीछे भागते हैं, तो क्या ये प्राचीन ज्ञान हमें ये याद नहीं दिलाता कि सबसे उत्तम आहार वो है जो सार्वभौमिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत हो? तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये विचार छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई एक जैसी डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, किसी व्यक्ति के लिए अपनी अनूठी प्रकृति यानी शारीरिक बनावट और अग्नि यानी पाचन शक्ति को समझकर अपने भोजन को व्यक्तिगत बनाना कैसे संभव हो सकता है? यही असली चुनौती और अवसर है।